संघ की विधायिका। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे संघ की विधायिका के अंतर्गत। यहाँ पर देखेंगे कि भारत में कौन सी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसके विषय में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास को भारत में संसदीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली को हम सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इस प्रकार आपने समझा कि भारत जो कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, इसमें राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, लेकिन वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं माना जाता है। संसद भवन का डिजाइन आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912 से लेकर के 13 में किया था। भारत में संसदनात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के भाग 5 अध्याय 2 और 3 अनुच्छेद 79 से 123 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 में संघ की एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया गया है। तो चलिए हम अच्छे से आप लोगों को समझाते हैं कि भारत जो कि हमारा इंडिया, इन्होंने हर एक देश के संविधान को अच्छे से गहन अध्ययन किया और वहाँ से जो भी उन्हें अच्छा लगा उन सभी को अध्ययन करते हुए अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐड किया है। तो भारत में शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद का अंग होते हैं, लेकिन वह सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद भवन के डिजाइन आर्किटेक्चर सर एडविन लुटियंस सर हेबर्ट ब्रेकर ने किया है। और भारत संसदनात्मक शासन प्रणाली को स्वीकार किया। संसद को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका के नाम से जाते हैं। इसका वर्णन जो कि संविधान के भाग 5 अध्याय 2 और 3 में अनुच्छेद 79 से 123 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 में संघ के लिए एक संसद होनी चाहिए। यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि जो कि कानून का व्यवस्थापिका कहा जाता है संसद को, तो उसे उस संसद को बनाने के लिए संविधान ने अपना आदेश जारी किया है। 79 के अंतर्गत कहा है कि संघ के लिए एक संसद होनी चाहिए जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। आकस्मिक निधि का गठन 1950 में किया गया है। शून्यकाल का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है, वह भारतीय संसद की देन है। भारतीय संसद की देन है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, उसे हम लेड डक कहलाते हैं। अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति व उपसभापति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 98 में बताया गया है कि संसद जो कि सचिवालय का वर्णन करता है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं किया गया है, लेकिन 112 में अनुच्छेद 112 के 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 120 के अंतर्गत संसद में उपयोग की जाने भाषा। यहाँ पर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट बन जाता है कि संसद में जो संसद अपना भाषा प्रयोग करती है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। यहाँ पर अनुच्छेद 120 में बताया गया है कि संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 122 में संसद की कार्यवाहियों के बारे में
उल्लेख है, न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता है। अब हम चर्चा करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा का वर्णन जो कि अनुच्छेद 81 में इसका वर्णन किया गया है। तो संसद का प्रथम या निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा क्या है? लोकसभा संसद का निम्न या प्रथम सदन कहा जाता है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है निम्न सदन? क्योंकि इसमें जनता जो है अपना डायरेक्ट चुनकर नेता बनाता है और वही नेता संसद में सदस्यता प्राप्त करता है और आगे चलकर वे सदस्य अध्यक्ष के रूप में प्रोवाइड होते हैं और उन सभी के सम्मिलित रूप से एक सरकार बनाता है। उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। इसलिए इसे लोकप्रिय सदन, क्योंकि इसे जवाबदेही सरकार के रूप में माना जाता है, इसलिए इसे निम्न सदन कहा गया है। क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। मंत्री परिषद जो कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र जो कि बाहरी दिल्ली है, जबकि सबसे कम लक्षद्वीप में है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला लोकसभा क्षेत्र जो कि लद्दाख में है। यहाँ पर सबसे कम है चांदनी चौक में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो कि उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष त्यागपत्र अपना अध्यक्ष को सौंपता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये दोनों ही आपसी में एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष है वह अपने पद के शक्तियों के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह लोकसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती हैं उसमें। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद खाली अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। मान लीजिए कोई लोकसभा भंग हो जाती है, तब अध्यक्ष को भी त्याग करना पड़ेगा, लेकिन अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करेगा। कब तक? जब तक लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती कि अध्यक्ष किसे डिसाइड किया जाएगा, तब तक वह अपना पद नहीं खाली करता है। प्रथम लोकसभा चुनाव जो कि 1952 में किया गया है, पहली लोकसभा अध्यक्ष बनी है जीवी मामलंकर व उपाध्यक्ष बनी हैं अनंत सनियम। सदस्य संख्या है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से, अधिकतम जो कि 20 सदस्यीय संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य राज्यों से चुने गए हैं और 13 सदस्य जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया सकती है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 1991 की जनगणना पर आधारित की गई है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 में भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता समझ लेते हैं कि जब भारत का कोई भी लोकसभा अध्यक्ष बनता है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या है, तो यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो, कार्यकाल 5 वर्ष होगा। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्रपति के द्वारा सहमत होकर लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग या स्थगित कर सकते हैं, निलंबन कर सकता है। आरक्षण। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए थे, किंतु बाद में यह अवधि बढ़ा दी गई है। संविधान के 104वां संवैधानिक संशोधन में 2020 के अनुसार अब उनके लिए 2030 तक स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं। अधिवेशन को समझते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। पहला है कि वह विधेयक एक सदन में पारित हो गया हो लेकिन दूसरे सदन में जाए, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया। अब कंडीशन को अच्छे से समझना है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है। पहला कंडीशन कि विधेयक एक सदन में पास हो गया है लेकिन दूसरे सदन में अस्वीकार कर दिया गया, तब उस समय राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन यानी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के संयुक्त बैठक बुलाता है। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत होने पर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है और संयुक्त अधिवेशन में विधेयक का निर्णय दोनों सदनों के समस्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। तो यहाँ पर एक टर्म कंडीशन है कि यदि लोकसभा या राज्यसभा ये दोनों ही कंडीशन में जब यदि कोई भी विधेयक को अस्वीकार किया जाता है, तब ये दोनों में अंतिम रूप से मतदान होगा और उसके मतदान होने से सदस्यों के बहुमत से होता है। जिन उस समुदाय के अंतर्गत सदस्यों ने अपना बहुमत जिस तरफ विधेयक को पारित करने के लिए हाँ किया है तो वह विधेयक वहीं पर पारित हो जाएगा, यदि नहीं किया है तो वह विधेयक वहीं पर कैंसिल हो जाएगी। लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी हैं अनुच्छेद 93 यानी 93 में लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनता है और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करता है। अध्यक्ष और सरकार की शक्तियां। लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य करते हैं। सदन के सदस्य का आचरण अनुचित हो तो वह उसे उस सदन से बाहर भेज सकता है। यदि कोई सदस्य
निरंतर कार्यवाही में बाधा डालते हैं तो उसकी सदस्यता निलंबित कर दिया जाता है। और इसे हम काम रोको प्रस्ताव भी कह सकते हैं, इसकी अनुमति ही पेश करता है। प्रक्रिया संबंधी सभी विवादों पर उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समिति में समितियों सभापतियों को वही नियुक्त करता है और इन समितियों के द्वारा उसके निर्देशन में ही कार्य किए जाते हैं। अध्यक्ष ही यह निश्चय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा धन विधेयक। संसद राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार उसके ही द्वारा होता है। लोकसभा की शक्तियाँ क्या है? पहला शक्तियाँ हम पढ़ेंगे विधायी शक्ति के बारे में। तो भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये 3 विषय प्रोवाइड किया है भारतीय संसद के द्वारा। कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून जो कि संघ सूची ही बनाती हैं। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। इस समय साधारण विधेयक में दोनों ही टर्म कंडीशन फॉलो होंगे। यदि दोनों सदनों में पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाते हैं। दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा साधारण वित्तीय विधेयक को 6 महीने तक रोक रखने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है। अब वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत लोकसभा को ही प्रदान है वित्तीय शक्ति में, जबकि राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है, बहुत कमजोर है। 109वां अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा को नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा जो कि राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें अस्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। वित्त विधेयक पारित होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिश सहित या सिफारिश के बिना वित्त विधेयक लोकसभा को न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों में पारित मान लिया जाता है। इस कंडीशन में यह है कि लोकसभा में कोई बिल पास हो जाता है, लेकिन वही बिल राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा ने अपने अनुसार उसे रोक रखता है, लेकिन न वह जवाब देता है न उस पत्र का वापसी करता है। तो इस कंडीशन में कहा गया है कि राज्यसभा अपने अंदर 14 दिन तक ही मात्र रोक सकती है, लेकिन इसके अलावा यदि वो जवाब नहीं देता है तो उस पत्र को मान लिया जाएगा कि राज्यसभा के द्वारा पास किए गए हैं। लोकसभा ने अपना डिसाइड यहाँ पर जारी कर देगा। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगे भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जा सकती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति क्या है? संविधान के द्वारा संसदनात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। मंत्रिमंडल केवल उसी तक अपने पद पर रहता है जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। सरकार के कार्यों में संबद्ध प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके, जिससे सरकार सहमत न हो, अपना विरोध प्रदर्शित कर सकता है।
लोकसभा, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती हैं। संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। निर्वाचन मंडल के कार्य। अनुच्छेद 54 में लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचित करते हैं। अनुच्छेद 54 में लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अनुच्छेद 66 में है लोकसभा राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जा सकता है। उन्हें पदच्युत भी कर दिया जा सकता है। विविध कार्य के अंतर्गत कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।